अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। आप इस मेरे चैनल पे कोई नित नए मेहमान देखते हैं। आज भी हमने ख़ास मेहमान को दावत दी है, जो कि मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा शकील अहमद खान साहब से, जो कि मैरीन चीफ इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन और पैशन जिनका है टीचिंग, और बहुत भी कुछ करते हैं। चलिए आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन, अल्लाह के सर मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ आपको कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और हमें मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें सर। आपका बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले बताइए सर कि आपका अराउंड 45-50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सर। बहुत कुछ आपने किया है और काफ़ी कुछ तो खैर मुझे मालूम भी नहीं, तो हम चाहेंगे कि हम शकील साहब की ज़बानी सुने कि सर क्या क्या आपकी जो है वो पेशरफ्त है, क्या क्या आपने कारनामे किए सर। कारनामे अच्छा कहा आपने। बस ज़िंदगी का जो सफ़र है हमारा सर, मेरा, वो इतना दिलचस्प है और इतना मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि पहले मुझे कोई ख्वाब आता है कि आइडिया आता है ऐसे करना चाहिए, फिर वो मैं उसकी मेहनत में लग जाता हूँ, अल्लाह ताला बड़ा साथ देता है। तो दो किस्से मैं ज़िंदगी के लोगों को बहुत सुनाता हूँ। पहला किस्सा तो ये सर कि जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो मैट्रिक के बाद मेरे अब्बा ने कहा कि तुमको अब बायोलॉजी पढ़ना चाहिए और डॉक्टर बनना चाहिए। मेरी अम्मा ने कहा तुमको अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो इंटर तुम्हें अच्छे नंबरों से करना है मैथमेटिक्स के साथ। अच्छा, वो अम्मा चाहती थी इंजीनियर बनना, मेरे अब्बा चाहते थे मैं डॉक्टर बन जाऊँ। तो फाइनली मैंने कह दिया कि मैं, अम्मा कह रही है इंजीनियर बनने, लेकिन मेरा दिल चाहता था ये कि मैं आर्ट्स पढ़ूँ सर। मैंने अपने अब्बा से कहा मैं आर्ट्स पढ़ना चाहता हूँ। मेरे अब्बा ने कहा आर्ट्स कौन पढ़ता है? मैंने कहा मेरा दिल चाहता है। कहने पढ़ लेना जब ज़िंदगी रही तो। चले जी, ठीक है। लेकिन वो जो 1972-73 का जो ख्वाब था मेरा, उसको मैंने जाने नहीं दिया सर। उसके बाद मैं इंजीनियर मरीन एकेडमी चला गया, वहाँ से फिर मर्चेंट नेवी मेरी शुरू हो गई। जहाज़ पे रहा मैं तकरीबन 24 साल और 2004 में मैं जहाज़ से उतरा और 1980 से शुरू हो गया था मेरा। 24 साल के बाद सर सबसे पहला काम जो मैंने किया उतर के, वो मैंने मास्टर्स किया सर। वो मुझे जो शौक़ था स्पीच का और बोलने का और सुनने का, तो स्पीच पैथोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया सर। वहाँ से मेरी फिर तगदो शुरू हो गई कि अब मुझे इसके पीक तक पहुँचना है। अच्छा, अभी मैं 2004 में जहाज़ से उतरा हूँ। उसके बाद मैं एक कंसल्टेंट था ट्रेनिंग का, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। फिर मैं नीपा, जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अब नीपा हो गया, निम हो गया, वहाँ मैं पढ़ाता था सर, जो हमारे एसएमसी के और एमसीएमसी के जो कोर्सेज़ होते हैं। फिर मैं कंसल्टेंसी करने लगा सर। उसके बाद फिर केपीटी का कोई जॉब निकली, मैं वहाँ चला गया, चीफ इंजीनियर हो गया मैं। फिर अल्लाह ताला ने मुझे आगे बढ़ा के चीफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना दिया, जो और बड़ा है सर, और मैं आखिर तक पहुंच गया सर। वैसे वो आगे तक जाना चाहता था, लेकिन बाद ऐसे हालात होते हैं, तो मेरा ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ तक पीक तक पहुंच गया था। फिर यहाँ मैंने जब एमए किया तो फिर मैंने कहा एमफिल करूँगा अब मैं। उसके बाद मैंने पीएचडी की, तो अल्लाह ताला ने मुझे दोनों जगह पे ऊपर तक लेकर गया, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। और शायद वो मेरी लगन है जो अल्लाह ताला ने उसका मुझे इनाम दिया। अच्छा सर, अभी रिसेंटली आप एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं, सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट, और उस हवाले से बताइए कि इंस्टीट्यूट में क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और क्या बेनिफिट्स हैं उसके सर। जी सर, ये एक इंस्टीट्यूट भी सर हमारा एक आइडिया था कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनका कोई एक इमेज होना चाहिए, अच्छा इमेज होना चाहिए। तो एक तो होता है जी, आपने मेकओवर कर दिया, उसको सूट पहना दिया, उसके जूते पहन बन गए, तो ये तो मेकओवर हो गया। नहीं, मैं चाहता था कि अंदर से आदमी तब्दील हो। तो ये मेरी कोशिश रही हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म से कि मैं किसी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सकूं। इस हवाले से हमने ये एक इंस्टीट्यूट बनाया है। तो इसमें हम बोलना, सीखना, बात करना, सोचना, पढ़ना, इस तरह के हम काम करते रहे। उसके बाद फिर हमने जो शुरू किया मास्टर योर वॉइस फॉर वॉइस। हम अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं फील्ड के, उनको बुलाते हैं, बोलते कैसे हैं और खड़े कैसे होते हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं, बहस कैसे करते हैं, इन सारी बातों को हमने जो प्रैग्मेटिक्स है लैंग्वेज की, उस पर बात करते हैं।
इसके साथ साथ जो हमारे स्पीच पैथोलॉजी के कोर्सेज हैं वो भी मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोफेशनल हैं वो स्पीच पैथोलॉजी में बेहतरीन नज़र आएँ सर, अपने हुलिये से, अपनी गुफ्तगू से, अपने रख रखाव से, उनकी क्लिनिक से, उनके लिखने से, उनके बोलने से। तो मैंने उस हवाले से कोई 4-5 कोर्सेज डिज़ाइन किए और वो हम पढ़ाते रहते हैं, कभी सैटरडे को, कभी सतवार को, कभी जुमे को। ये अल्लाह ताला का करम है, एक हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, जैसे कि हमने अभी आगाज़ ने बताया कि आपका सबमरीन का भी एक्सपीरियंस रहा है और आप जहाज़ पे भी काफ़ी अर्सा रहे, तो मुझे बताएं और अपने देखने वालों को बताएं, अपने फैंस को बताएं कि कितना अर्सा आप बाहर रहे और कितने कंट्रीज़ में आप घूमे हैं। अच्छा, मरीन का मेरा बड़ा दिलचस्प तजुर्बा है सर, और ये आपने और सबने महसूस किया है कि तजुर्बे को अपने लिए फ़ायदेमंद कैसे बनाते हैं। जी सर। या वो तजुर्बा आपकी शख्सियत को कितना मुतासर करता है। वरना हज़ारों वाक़यात हज़ारों लोगों के सामने होते हैं, वो हर एक का तजुर्बा नहीं होता। तो वो जो वाक़याती तजुर्बा है वो आपका मुशाहिदा है। उस हवाले से मैं 24 साल समंदर में रहा जी, और ज़ाहिर है बीच में छुट्टी होती थी, आता था। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरे वाइफ मेरे घर जहाज़ पे साथ थी, फिर मेरे बच्चे साथ रहने लगे, छुट्टियों में आते थे फिर वो। तो फिर इसमें ख़ास बातें ये कि हमने एक जहाज़ को टक्कर मार दी थी जी, वो जहाज़ 2 टुकड़े हो गया। फिर हम नागासाकी गए अपने जहाज़ को मरम्मत करवाने के लिए, और कई ऐसे वाक़यात जो होते रहे हर मुल्क में। तो मैं तकरीबन, वो मेरे लिए आसान होगा अगर आप मुझसे कहेंगे कि कितने मुल्क आप नहीं गए, वो ज़्यादा आसानी से मैं जवाब दे सकूँगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आप तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में आपने घुमा, आपने सैर की है, और इसी हवाले से इंफॉर्मेशन भी है माशाल्लाह आपको। सर, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी में बेतहाशा किताबें हैं, इल्म का ख़जाना है आपके पास यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपने अब तक कितनी किताबें पढ़ ली और आपके पास कितना ख़जाना जमा है, कितनी किताबों का ख़जाना जमा है आपके पास? अच्छा, बड़ा दिलचस्प सवाल है सर। ये किताबें सर, मैंने जब मैं जहाज़ पे था तो मैं सोचता था कि अपने लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपने लिए कपड़े ख़रीदता था सर, और किताबें ज़रूर करता था। तो ये जो मेरी किताबें आप देख रहे हैं जमा करके, ये पता नहीं कहाँ किस किस पोर्ट से मैंने ली हैं, हांगकांग से, जापान से, न्यूयॉर्क से, हर जगह से, मालदीव से, वहाँ पर मैंने ख़रीदी हैं। वहाँ पर चाइनीज़ की दुकान है किताबों की। तो ये सारी किताबें तकरीबन ये 2000 के करीब हैं, पूरी 2000 नहीं हुए हैं, 1800 कुछ 70 हैं। और मैंने कितनी किताबें पढ़ी, मैंने पढ़ के यहाँ रख दी हैं सर सारी जी। तो ये सारा सिलसिला। अच्छा, तो सर बात हो रही है किताबों की, तो मुझे बताइए कि किताब इंसान की शख्सियत पे क्या असर डालते हैं, किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है, और रीडिंग बुक एक टर्मिनोलॉजी है, इसके पीछे हकीकत क्या है सर, इमेजिनेशन क्या है? अच्छा सर, किताब जो है वो एक शख्स की बातें हैं या कई अशख़ास की बातें हैं जो जमा हो गई। अब किताब वो हो गई है कि 5 लोग आपको कहानियाँ सुना रहे हैं, या एक पढ़ा लिखा आदमी आपको तारीख़ बता रहा है, वो उठा के आपने किताब में लिख दिए। तो किताब पढ़ना ऐसे ही है जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और सवालात कर रहे हैं। तो बुक रीडिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है सर? एक तो जब आप उर्दू में पढ़ रहे हो या अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हो तो आपके ज़बानदानी में एक बड़ा मेयार बढ़ता जाता है, आपकी उबूर हासिल करने लगते हैं आप, एक एक लफ्ज़ के कई कई माने आपको उजागर होने लगते हैं। तो आपको फिर दुनिया बहुत बहुत एक मुश्किल या कॉम्प्लेक्स बन जाती है, और फिर आप उसमें ढूंढते हैं कि मुझे क्या पसंद है। तो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेना डेटा जमा करने के बराबर है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के बाद वो आपके किरदार से भी ब्लेंड हुई हो तो फिर आप कहेंगे अच्छा, झूठ बोलना तो मना है, झूठ कैसे नहीं बोलें, वो कैसे करते हैं, बचें कैसे झूठ से, तो वो तो तजुर्बे से आएगा। तो डेटा जमा कर लेना और बहुत सारी किताबें पढ़ लेना ये कोई कमाल नहीं। जो कमाल है वो इल्म हासिल करने के बाद, यानी कि वो नॉलेज हासिल करने के बाद वो फिर अपने किरदार से ब्लेंड हो और आप फिर सोच सकें बेहतर, वो इल्म है सर जिसकी बड़ी अहमियत है। तो आपके सोच में फ़र्क पड़ना चाहिए किताब में पढ़ने के बाद, आपके किरदार में फ़र्क पड़ना चाहिए, और आपके लहजे और बर्ताव में लगे कि पढ़ा लिखा आदमी क्या क्या पढ़ा हुआ होगा, ये कितना अच्छा मुसलमान है, ये कितना अच्छा सोचता है लोगों के लिए। तो ये वही हैं जो उसने अच्छा पढ़ा है
और अगर उसी डेटा को उसने कहीं और इस्तेमाल किया है तो कहेंगे ये बड़ा चौकस और चालबाज किस्म का आदमी है, इससे बच के रहना चाहिए। ये भी हो सकता है सर। तो सर आपके कहने का मकसद ये है कि किताब जो है, ये किताब का पढ़ना किरदार साजी है, किरदार साजी। जी, किरदार साजी है। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि किरदार साजी ख़राब भी हो सकती है, किरदार साजी बेहतरीन भी हो सकती है। पढ़ के आप किरदार को ख़राब भी कर सकते हैं, पढ़ के आप किरदार को संवार भी सकते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एज अ पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हम किस वजह से पीछे रह रहे हैं सर? जी, ये बड़ा दुखी कर देने वाला सवाल है, इसलिए कि जो हमें दीन में बताया गया उसको हमने सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ा, और जो हम सीख सके दीन से वो बातें सीख सके जो हमारा कल्चर बता रहा है। तो हमने कल्चर को ख़त्म करके दीन में नहीं आए, हम दीन को हमने कल्चर में दाखिल कर लिया, और उससे क्या हुआ जी कि हम पूरे दीन में नहीं आ सके। अब हमारे कल्चर चेंज हो गया, हमारे सोचने का अंदाज अलग हो गया, हमारे रस्में अलग हो गई, हमारे रिवाज अलग हो गए, तो हम तो फिर बहुत सारी बातें हम दूर होते जा रहे हैं अपने दीन से। और दूसरी बात बड़ी अहम है कि दीन को हमने कोई इल्म नहीं समझा है, क्योंकि दीन को पढ़ाने वाले बहुत ज़्यादा आलिम हमारी नज़रों में नहीं रहे। तो हमने कहा कि ये क्या पढ़ाएंगे सस्ती चीज़ें, लेकिन जो आलिम हैं जिन्होंने दीन को पढ़ा और हम सीख रहे हैं, वही लोग दीन को लेके आगे चल रहे हैं जो कि अल्लाह ताला को मंजूर है या अल्लाह ताला उसको इंडोर्स कर सकता है। वरना तो अखलाकियात की बुनियाद मज़हब में है, और मज़हब कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अखलाकियात जो अल्लाह ताला को पसंद है वो तो इस्लाम में ही हो सकती। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि मर्द और औरत, मैन वुमेन में एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया है? क्या औरत के लिए तालीम कम ज़रूरी है, मर्द के लिए ज़्यादा है, या दोनों के लिए बराबर है? तालीम कितनी ज़रूरी है? तालीम असल में कायनात को जानना है, और जब हम तालीम हासिल करते हैं तो हम अल्लाह ताला के करीब इसलिए हो रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या बना के दिया है। समंदर में लाखों जानवर, हवा में हज़ारों जानवर। तो तालीम तो बेसिकली वो है जो हम अल्लाह ताला की कायनात को देख रहे हैं, और अल्लाह ताला कहता है कि तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। तो औरत पे भी है और मर्द पे भी है। मर्द की जिम्मेदारी बाहर के काम की है, औरत की जिम्मेदारी परवरिश बच्चों की। तालीम दोनों को हासिल करना है। अब देखना यह है कि क्या हासिल करें औरतें कि वो बुनियादी काम तो कर सकें जो उनके बच्चा और बच्चे के बहन भाई और घर को संभालना है। और अगर वो तालीम हासिल करके वो सब यही कर सकी औरत कि बाहर का क्या हो रहा है, बाहर लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, बाहर लोग भूखे हैं, तो घर के बच्चे तो बदतमीज़ हो रहे हैं, तो बुनियादी काम तो छोड़ दिया आपने। इसी तरह मर्द है, वो इतना कारोबार में, अपने दफ्तरी काम में इतना उलझ गया कि उसने घर पे तवज्जो नहीं दी, अपनी बीवी पे, घरवाली पे बात नहीं की उसने, बच्चों के साथ नहीं गुजारा। तो फिर इस इल्म का क्या फ़ायदा जो वो पैसे ही कमा रहा है ना जी। तो हमें करना क्या चाहिए, दोनों इस बात को समझ सकें कि अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है। वो अल्लज़ीना रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने तुमको मर्दों को औरत के लिए कायम कर दिया। अब इसकी जो मर्जी आप मतलब लें, मतलब मेरी समझ में तो यही आता है कि मर्द को जिम्मेदार ठहरा दिया औरत का, और औरत को जिम्मेदार ठहरा दिया घर का, घर की तरबियत का। इल्म हासिल कीजिए, जो मर्जी है हासिल कीजिए, सबको हासिल करना, सब हासिल करना चाहिए जी। सर अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि नेशन यानी कि कौम किस तरह आगे बढ़ सकती है, क्या करना चाहिए ख़ासतौर पे हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को? ये बड़ा बुनियादी और बड़ा दुख देने वाला सवाल है। कौम कैसे तरक्की कर सकती है, उसकी पहली शर्त यह है कि वो कौम हो, तभी तरक्की करेगी कौम। कौम ही ना हो, गुरों में बटी हुई हो, कबीलों में बटी हुई हो, शहरों में बटी हुई हो, तो वो कौम तो ना बनी। दूसरी बात, ज़बान हमारी कोई कौमी ज़बान नहीं है। उर्दू समझते हम राब्ते की ज़बान है, और है कौमी ज़बान तो उर्दू नहीं है। और बड़ी कर्ब की बात यह है
कि हमको सारे पढ़ना और पढ़कर इम्तिहान पास करना वो अंग्रेज़ी में है। जितनी दरखास्तें हमको लिखनी वो अंग्रेज़ी में लिखनी। कार्ड रुक के देखें आपने शादी के वली में अंग्रेज़ी में होते हैं। अंग्रेज़ी हमारे यहाँ तक पहुँच गई। तो इसका मतलब ये है कि हम कौम कौन सी बनना चाहते हैं। अगर हम कौम का तयन कर लें तो फिर तरक्की होना लाजम है, फिर वो एक दूसरे की मदद भी करेंगे। यहाँ पर हम कौमी हवाले से मदद नहीं करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से मदद नहीं करते हैं। हम मदद करते हैं अपने कबीले के हवाले से, अपनी ज़बान बोलने के हवाले से। तो अगर यही हमारा तुर्र इम्तियाज़ बन रहा है कि हम इससे तरक्की करेंगे, कबीले तरक्की करेंगे, कौम नहीं करेंगे। सही। सब पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि आज फी ज़माना जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए? देखिए, पेरेंट्स वो हैं जो कुछ अरसे पहले पेरेंट्स नहीं थे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब हमारे पास जो जिस पीढ़ी में शादियां होने की उम्र है वो 28, 29, 30 साल बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर जो उनके बच्चों में जो फ़र्क है वो 30-25 साल के बीच में फ़र्क है। तो आप समझिए कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में 25 से लेकर 30 साल का फ़र्क है। अच्छा, 25 साल बहुत होते हैं तेज़ 21वीं सदी में। 25 साल 18वीं सदी में सरकते रहते थे, है ना। ख़त जा रहा है, 5-6 दिन बाद आएगा, फिर दूसरा जवाब जाएगा। यहाँ तो पलक झपकते में आप न्यूयॉर्क से पता किया और वापस आ गए से। तो आप देखिए पेरेंट्स को चौकस कितना रहना है। तो सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो ये हो कि मजबूत किरदार का बच्चा हो, है ना। अच्छा बोलता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले किरदार उसका बन जाए। किरदार कैसे बनेगा उसका? अम्मी और अब्बा को देख के। ऐसा हो नहीं सकता कि वो पेरेंट्स कुछ और सोचते हो और बेटा कुछ बेहतरीन सोचता हो, या पेरेंट्स बहुत ख़राब सोचते हो और बहुत अच्छा सोचते हो और बेटा बहुत ख़राब सोचता हो। तो होता क्या है जी कि हमारे पास जब फ़र्क पड़ने लगता है, बोलते हैं, सुनते हैं माँ बाप से, तो उस वक्त वो उसकी किरदार साजी शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स का मेरा ख्याल है, जो कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट हूँ, मेरी एक बेटी और एक बेटा है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उनके सामने अच्छा बोलूँ और अच्छा कर सकूँ। उससे पैसे तो नहीं ले लिए मैंने, उसको भेजा जुल्म तो नहीं कर दिया मैंने। तो ये अगर मैंने किया है तो वो सबकॉन्शियस में बच्चों के भी जा रहा है। 10 साल के बाद वो लोग वही करने वाले हैं। तो बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि हमारी आदतें आने वाली पीढ़ी को आए। हमारी पीढ़ी बहुत ख़राब है। अब आने वाली पीढ़ी को भी जिम्मेदारी ये है कि वो बुरी आदतें जिनसे कौमें तबाह हो जाती हैं उनको छोड़ दें। अब आइसोलेशन में बच्चे नहीं कर सकते हैं, वो अपने लीडर्स को भी देख रहे हों, अपने यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के असातिज़ा को भी देख रहे हों, तब वो बेहतरीन सिटीज़न बन सकेंगे। बेहतरीन मुसलमान बेहतरीन सिटीज़न होता है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है जी? उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे दें बच्चे को कि वो ग्रो कर सके उन सारी कवानीन के साथ जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है। वरना ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, पैसा तो बहुत आ जाएगा। तो अब हमको ये आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी किरदार साजी का नाम है, इमारत साजी या बैंक साजी का नाम नहीं है। जबरदस्त जी सर, ये मेरा। तो आपका कहने का मकसद ये है कि एज अ पेरेंट हमें खुद पहले उस पर अमल करना होगा, हमें अपनी खुद करेक्शन करनी होगी, उसके बाद तब जाके हम अपने बच्चों की किरदार साजी पे बात करेंगे और किरदार साजी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। पेरेंट्स गूंगी किताब नहीं है, एक बोलने वाले माँ बाप हैं, जिनका लहजा भी सीखेंगे वो, जिनका हुलिया भी सीखेंगे और रहन सहन भी सीखेंगे। सर मज़ीद ये बताइए कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग और कैरेक्टर साजी की तो हम बात कर चुके हैं, किरदार साजी की बात। इसके अलावा अंदर से इंसान अपना एक अच्छा इंसान कैसे बाहर निकाल सकता है, अंदर का अच्छा इंसान? बहुत अच्छी बात है सर। अंदर का इंसान अगर अच्छा है तो वही बाहर निकलेगा। अगर इंसान अंदर का माजूर है, कचरा है, गलीज है, तो वही बाहर निकलेगा। तो हम कभी इसको नाप सकते हैं गुस्से में। गुस्से में शख्सियत की परख होती है।
जब गुस्सा होगा तो वो करता कैसे है गुस्सा, वो अंदर का आदमी निकल रहा है। और गुस्सा करने और जो जिस बात से ये गुस्सा करने लगा है उसके बीच में लम्हे भर का फर्क है। उस लम्हे भर में तरबियत अगर उसकी अच्छी है तो ये सोच लेगा कि मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, मुस्कुरा के पीछे आ जाना चाहिए। वरना फिर उसको ये भी सोचना चाहिए, अच्छा ठीक है मैं उसको थप्पड़ मार देता हूँ जाके, उसके आगे क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे बीवी बच्चे तो पीछे बैठे। और फिर अगर मैं इसको थप्पड़ नहीं मारता, फर्ज कीजिए अब आप सोच रहे हैं कि मैं थप्पड़ मार देता तो अच्छा था, थप्पड़ नहीं मार के मैंने बुज़दिली का सबूत दिया। तो हम बात क्या कर रहे हैं, अंदर का आदमी कैसा है जो बाहर निकलेगा, है ना जी। तो अंदर के आदमी को ही हमको ग्रूम करना है, ना कि मेकओवर करना है, सूट पहन लिया, दुपट्टा अच्छा ओढ़ लिया, सैंडल अच्छी पहन ली। नहीं सर, अंदर का आदमी कैसे साफ होगा, अंदर का आदमी कैसे साफ होगा। हमारे पास एक मशल्ला है रसूलुल्लाह की पर्सनालिटी, एक एक मोमेंट उनका लिखा हुआ है। यही तक बताया गया है कि रसूलुल्लाह आटा गूंद लेते थे जब हज़रत आयशा गूंद नहीं सकती थी। वो तो मैं बिल्कुल वही कॉपी करता हूँ, उन्हीं के रास्ते पे चलता हूँ जो कि सुन्नत है ना। कि मैं अगर मेरी घरवाली सो रही है तो मैं जूते पहन के बाहर नहीं आता हूँ कि पता नहीं टाक टाक से आवाज़ से ना, वो कभी खुल भी जाती है ना। औरत को तो एक एक लम्हे का पता हो, चाहे वो सो रही हो चाहे वो जाग रही हो, ये भी एक मसला है। तो सर बस अंदर की शख्सियत बेहतर कैसे है उसको नापिए, तो सुन्नत के हवाले से नापिए, किसी और बुजुर्ग के पास जाके नापिए, तरक्की याफ्ता कौमों से नापिए कि अंदर की शख्सियत कैसे हो जो बाहर निकलेगी। और बाहर कैसे निकलेगी सर, क्लासरूम में लीडर नहीं बनता आदमी, लीडर बनता है बाहर जाके, फुटबॉल खेल के, क्रिकेट खेल के, मैदान में जाके, लोगों से मिल के, वहाँ उसके अंदर की शख्सियत बाहर आनी शुरू होगी। वरना क्लास के अंदर अंदर की शख्सियत कभी बाहर नहीं आती। तो लोग कहते हैं ना कि पढ़ो 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 पढ़ो, आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसकी शख्सियत का क्या कर रहे हैं, नहीं बन रही। सर जिंदगी का फलसफा क्या है, जिंदगी है क्या चीज? ओह ज़बरदस्त सवाल है ये, मैं पता नहीं कब से सोच रहा हूँ और अब आज तक सोचता रहता हूँ। जिंदगी कुछ ऐसी है सर, मैं जैसे सोचता हूँ। एक दफ़ा किसी कह रहे कि रात 2 बजे कोई पता नहीं क्या हादसा हुआ, क्या हुआ, मेरी आँख खुल गई, हमारे घर सारे घर वाले जाग गए। तो मैंने सोचा कि यार ये 2 बजे ये जो हम कचहरी कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी नहीं होता तो हम सो रहे होते। इसका मतलब ये वक्त जो गुजर रहा है हमें पता ही नहीं चलता, रात पता चलती है और सुबह पता चलती है, बीच में क्या हुआ हमारे। फिर हम अभी बाहर खड़े हुए, हम या तो आगे की सोच रहे हैं या पीछे क्या गलती कर दी। इस लम्हे को कब सोचेंगे जिसमें धूप लग रही है और खून हवा आ रही है, वो लम्हा कब सोचेंगे, वो उसी लम्हे में सोचेंगे जब वो है। तो जिंदगी क्या है सर, एक ऐसा टुकड़ा मिला है हमको उस रूह का जिसको अल्लाह ताला ने बदन दिया है, जिस्म दिया है, दिमाग दिया है, और कहा कि बताओ तुम क्या करते हो, ये तुम्हारे इम्तिहानात हैं, ये तुम्हारे इनामात हैं, ये तुम्हारी नेमतें हैं, ये तुम्हारी रुकावटें हैं, कैसे क्या करोगे तुम। जिंदगी है सर, इसी का नाम जिंदगी है सर। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके जो फैंस हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस इंस्टीट्यूट से बहुत प्यार करते हैं, जो कि किसी जन्नत से कम नहीं है, किसी इल्म के समंदर से कम नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की है और बड़ा करम किया है हम सब के ऊपर कि यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, एक दूसरे से सिखा रहे होते हैं। इतवार को भी काफ़ी लोग होंगे और पीर को भी होंगे, तो पीर को तो मैं छुट्टी करता हूँ, जब पीर मेरा इतवार होता है। तो पीर के दिन में जब इतवार होता है मेरा और बकिया लोगों का पीर होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। दफ्तर जा रहे हैं लोग और आप आराम कर रहे हैं तो ये फील बहुत डिफरेंट होगा सही क्योंकि ये मैं 2018 तक तो सरकारी अफसर रहा हूँ, तो वो जो इतवार है वो अब ऐसा लगता है कि बहुत कमाल का दिन होता है। तो सर मैं सिर्फ यही कहता हूँ लोगों से कि सीखने की कोशिश करें सर, और जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं, उसके बाद उसकी मशक करना शुरू करें। सीख लेने के बाद किसी को नहीं सिखाना, उसकी मशक नहीं करना, वो एक बहुत बड़ा मुझे गुनाह सा लगता है कि आपने पैसे भी ज़ाया किया, वक्त भी ज़ाया किया और सीख भी लिया। खुदगर्जी ये कि किसी को नहीं सिखा रहे हैं आप। तो जो आपको आता है दूसरों को सिखा दें, आप देखिएगा अल्लाह मेरा इससे बड़ा आपको सिखा देगा।
सर मज़हब इस्लाम में भी है ना कि इल्म सीखो और सिखाओ, जी और माशाल्लाह उसी पे ही आप अमल पैरा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर हमारी दुआ है आपके लिए, हम दुआ गो हैं, हम सब मिलके, हम तमाम फैंस और स्टूडेंट्स आपके, अल्लाह ताला आपको और दिन दोगुनी तरक्की दे सर, और हमेशा आपका साया हम पे रहे। आमीन सुम्मा आमीन सर। सुम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ये जो चैनल है शहजाद व्लॉग्स, इस यूट्यूब चैनल के हवाले से क्या कहना चाहिए, क्या राय है आपकी सर? सर ये चैनल में मुझे एक बड़ी कशिश ये नज़र आती है कि शहजाद साहब बोल रहे हैं इसमें, और फिर आप ऐसे ऐसे पहलू लेकर आते हैं लोगों से पूछने के लिए जो लोग आमतौर पर सोचते नहीं हैं। तो अभी 5,000 हैं, अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे 50,000 लोग हो जाएंगे, और वो इसलिए होंगे कि वो आपकी शख्सियत से भी मुतासर हैं और आपके मवाद से भी मुतासर हैं, कंटेंट से भी। तो मैं चाहता हूँ लोग इस चैनल को देखें, तनकीद कीजिए, बताइए, सोचिए, लोगों को बताइए, सीखिए। ये मेरा छोटा सा पैगाम है सर। थैंक यू सर। सर अच्छा सर ये बताइए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि आपने दुनिया घूमी है और चप्पे चप्पे को आपने दरियाफ्त किया हुआ है, तो बताएं कि कौन कौन सी ज़बानें हैं जो कि आप बोल सकते हैं, आपको आती हैं, उस बारे में बताइए। अच्छा सर, ज़बानों का ऐसा है कि ज़बान मैथमेटिक्स की तरह है, प्रैक्टिस छोड़ दें तो भूल जाते हैं। तो मैंने बहुत ज़बानें सीखी हैं, और जब इतनी सीखी कि मैं वहाँ पर बात कर सकता था। और जैसे मैं स्पेनिश जहाज़ पे था एक, तो स्पेनिश इतनी सीखी मैंने कि जब वो अलविदाई तकरीर कर रहा था तो मैंने स्पेनिश में किसी को इसी तरह फ़ारसी मैंने सीखी, जो मेरी बड़ी मोहब्बत है फ़ारसी ज़बान से। फ्रांसीसी, फ्रेंच मैंने कराची में रहते हुए सीखी थी सर। बहुत सी ऐसी ज़बानें हैं जिसमें मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बोलूँ। एक तो जैसे जर्मन या डच है, वो बहुत मोटे मोटे लफ्ज़, और संडैग, गुटनडैग, तो बाकी है ये कि फ्रांसीसी ज़बान, फ्रेंच बहुत अच्छी लगती है मुझे सुनने में। तो ये सारे सिलसिले सर। मैं ईरान में मैं रहा हूँ, रईस मुहंदिस, चीफ़ इंजीनियर, और वो वहाँ पर उन जहाज़ों पर हमारे पास फ़ारसी ज़बान तो नहीं होते थे, लेकिन दफ्तर के लोग और बाहर के लोगों से। तो मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ जो मैं आपको कल भी शायद सुना रहा था। जी। वो हमारी शगुफ्ता साहबा ने आईना देख के कुछ क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मुझे अचानक वो शेर याद आया था कि सारे खुर्शीद लारज़ों बार सारे कुएँ तुम्ही आया थे, दिले आईना रो नाज़ाम के बार रुए तुम्ही आया। तो वो शेर में आईने का जिक्र है, जिसका उसी का दिल है जो टूटता नहीं है। तो काफ़ी ऐसे मेरे शेर थे जो मैं सुनता रहता था और पढ़ता रहता था। बकिया जो काम काम की मैंने ज़बानें सुनी सीखी हैं। अब चाइनीज़ ज़बान सीखते हैं लोग। अब जब मैं मलेशिया में था तो मैंने देखा कि लोग अंग्रेज़ी से ज़्यादा चाइनीज़ सीख रहे हैं। मैं चाइना गया तो मैंने देखा कि लोग कोरियन सीख रहे हैं, चाइनीज़। सही। एक सबसे बड़ा जो उनका है वो प्लास्टिक सर्जरी का है, वो आंखें उनकी ज़रा बड़ी, कोरियन ने बड़ा क्लिनिक्स खोली हुई है वहाँ पर, तो लोग चाहते हैं सीखें और अपनी आंखें दुरुस्त करें। ये एक उनका रीज़न है चाइनीज़। हमको चाइनीज़ इसलिए सीखनी चाहिए कि हमारा कॉरिडोर जो हमारे साथ लगा हुआ है, बैंकिंग हमारे साथ चाइनीज़ है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। कई पाकिस्तानी मुझे वहाँ मिले जो चाइनीज़ ज़बान बोलते हैं बहुत अच्छी। तो ये सिलसिला है सर। अच्छा सर ये बताइए कि मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत एंटी किस्म की चीज़ें हैं, मेरे राइट पे, मेरे लेफ्ट पे, मेरे आगे और पीछे, तो इस हवाले से ज़रा बताएंगे मुझे। जी सर बताइए, इस हवाले से क्या क्या आपने जमा किया हुआ है, किस किस मुल्क की सौगातें हैं ये? मैं आपसे अर्ज़ करूँ सर कि ये जगह का नाम है शबिस्तान। शबिस्तान। और शबिस्तान में मैंने वो चीज़ें सब जमा की हुई हैं जो या मेरे इस्तेमाल में रही हैं, जो मैंने ख़रीदी या मुझे अच्छी लगती हैं, या मेरे बचपन की कुछ तस्वीर। अब जैसे ये एक तस्वीर है मेरी, ये जो इनग्रेविंग है, इनग्रेविंग हुई है, तो ये बेसिकली वो है जब बाबर आया था, पानीपत में लड़ाई हुई, तो ये पहली दफ़ा उसने तोपखाना इस्तेमाल किया। अच्छा। और इसमें जो इब्राहिम लोदी की तरफ थे, उनके पास हाथी बहुत थे। अच्छा। तो वो हाथी आगे थे और वो कुचल देते थे, लेकिन जब तोपखाने से बारूद और आग निकली तो ये हाथी मुड़ के पीछे भागे और उन्होंने अपनी ही सारी फौजों को कुचल दिया। अच्छा। तो पानीपत में इब्राहिम लोदी की जब हार हुई, उसमें इसका बड़ा किरदार था, तोपखाने का, बारूद का, और इसका हाथी का इसलिए था कि वो खुद ही अपनी उसने तबाह कर दी। तो ये एक हिंदुस्तान का, देखिए इस पर नक्शा बना हुआ है सर। मैं इस मग को ही देख रहा था, इस हवाले से बताइए। हाँ, ये हिंदुस्तान का नक्शा है और इसमें सारी वो हैं जो मुगलिया दौर के आखिर में वो जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया और पाकिस्तान पे।
ये एक तपंचा है सर, ये मॉडल है उसका, ये कि ये चलती तो नहीं है। नहीं चलती नहीं है, ये एक मॉडल है जो पहले ऐसा होता था। जी। और एक और बंदूक है जो शायद बाहर लगी हुई है। अच्छा, इस्तांबुल और टर्की की बड़ी यादें हैं सर, तो यहाँ पर ये सारी इस्तांबुल की चीज़ें। हॉलैंड में बहुत गया हूँ सर, तो ये घर पहले ऐसे होते दरिया के साथ, इसके नीचे गोडाउन होता था जी। और क्रेन लगी होती थी, गोडाउन ऊपर होता था, नीचे घर होता था, ऐसे बहुत घर बने हुए। मोहनजोदारो एक बड़ी कमाल की जगह है हमारे पास जो घूमने की है, लोगों को चाहिए कि वहाँ जाएं, मोहनजोदारो। और देखिए जैसे ये मोहन का जो शायद ये वो है मुजस्मा बना हुआ, और ये एक डांसिंग गर्ल का मुजस्मा बड़ा फेमस है वहाँ पर, वो भी यहीं कहीं रखा हुआ है। और सर ये एक लैम्प टाइप चीज़ है, ये क्या है सर? सर ये शुतुरमुर्ग का अंडा है ये। अच्छा जी, और इसके अंदर सर हमारे देखने वालों जी, को जी। बताइए इसके बारे में हकीकत क्या है सर? जी, ये शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको वो लोग बड़ी एहतियात से तोड़ते हैं ताकि अंदर से अंडे की चीज़ें निकाल सकें। उसके बाद इसको रहने देते हैं, या फिर इसको इतना काट देते हैं और इसको रस्सी से बांध के जग बना देते। तो कई आप देखेंगे पानी पीने के, चाय पीने के, कहवा पीने के, ये शुतुरमुर्ग के, और ऐसे लगता है हाँ जैसे सिरामिक है सर। सर आए लोग। तो ये अंडा मैं साउथ अफ्रीका से लाया था सर यहाँ पर। और बाकी ये चीज़ें जो यूनिवर्सल स्टूडियोज़, मैं इसमें गया हूँ यहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में। जी। तो अच्छा सर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के बारे में बताइए सर। हाँ, इसमें बड़ी कमाल की जगह ये है, एक तो वो 10 कमांडमेंट्स एक फिल्म थी, जी। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा मारते हैं दरिया में, वो पूरा उन्होंने प्रोजेक्ट अभी तक रखा हुआ। तो जो वैन में आप बैठ के जाते हैं, वो दरिया में आके रुक जाती है, उसके बाद वो स्टार्ट होता है, वो मशीन से पूरा पानी निकल के बाहर जाता है और सामने सारी खुश्की हो जाती है। तो वो अभी तक वहाँ पर उन्होंने सेव रखा हुआ है। एक शार्क की बड़ी फिल्में आई थी, वो उसका सेट वहाँ पर बड़े रखे हुए हैं सर। कैरेक्टर्स बड़े वहाँ घूम रहे होते हैं, जैसे मर्लिन मनरो के कैरेक्टर की कोई लड़की घूम रही होगी उसी तरह की, या कुछ और मर्द इस तरह घूम रहे होंगे। तो ये एक बड़ी कमाल की जगह है सर, वहाँ पर हज़ारों लोग देखने आते हैं, हज़ारों लोग रोज़ाना देखने आते हैं सर उसको। सर इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जो एंटिक चीज़ें हैं उनके पीछे एक स्टोरी, एक हिस्ट्री है हर मुल्क की। हर मुल्क की हिस्ट्री। अब जैसे ये तस्वीर है, ये मेरी अम्मी जान है और ये मैं हूँ। माशाल्लाह तो ज़बरदस्त। ये 1958 अगस्त की, जब मैं एक डेढ़ महीने का था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी, ये मेरी है जब मैं जहाज़ से रिटायर होके आया वापस 2004 में। जी सर, और इसके बारे में बताइए सर। ये मेरी अम्मी जान की तस्वीर है, ये मैं बैठा हूँ। ये 1958 की फिल्म तस्वीर है, अच्छा तो मैं जब 1 महीने का था। ये तस्वीर मेरी है जब मैं 2004 में रिटायर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रिटायरमेंट होने के बाद फिर मैं दूसरे कामों में लग गया। और ये तलवारों का मुझे बड़ा शौक़ है रखने का, 2-3 जगह से मैंने तलवारें ख़रीदी हैं जी। और मिस्र के बड़े कमाल की जगह हैं जाके देखने के लिए आपका। सर इमारत के बारे में बताइए सर। हाँ, जैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। जी। ये लंदन टावर है जो वहाँ, इसके साथ बिग बैन जो लगा हुआ है। अच्छा इसकी हिस्ट्री बताइए सर। इसका थोड़ा सा हम देख रहे हैं, थोड़ा सा एक तरफ को झुका हुआ है ये। हाँ, ये असल में है इस तरह झुक गया ये, और ये पूरी है ये पीसा जो जगह है वहाँ पर ये टावर है। जी। जब बना था सीधा था, लेकिन बनते बनते ही वो टेढ़ा हो गया। अच्छा। तो ये आर्किटेक्ट उसका गायब हो गया कि मैं मर जाऊँगा मैं। लेकिन इसकी खास बात ये है कि लोग यहाँ से चढ़ते हैं, 7 मंजिला ऊपर जाते हैं, यहाँ घंटियाँ लगी हुई हैं। अच्छा। तो यहाँ बाज़ लोगों को वर्टाइगो, चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग हो जाती है। सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये टिकट है, उस टिकट पे लिखा होता है सेव मोहनजोदारो। अच्छा ज़बरदस्त। तो ये जो सारा इनका है ना, जो पूरे दुनिया की जो एंटीक वो हैं, पुराने इमारतें हैं जो हेरिटेज है, उसको संभालने के लिए वो एक फ़ंड जनरेट करते हैं। तो उसमें आप देखिए, अब जैसे ये है, ये बड़ी सील है जिनकी मोहनजोदारो की सील जो इस्तेमाल करते थे। सही। एफिल टावर एक बड़ी कमाल की जगह है सर, वहाँ जाने की बड़ा मज़ा आता है देखने को, ख़ासतौर पर रात में एफिल टावर अगर आप देखें तो बड़ा लुत्फ़ आता है सर। तो ये सारी बातें हैं सर इसके ज़बरदस्त हो अंदर। गया जी सर, उनके साथ गुजरी है, तो मुझे जहाज़ की तस्वीरें, जहाज़ के मॉडल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक फ्रेम है जिसमें तस्वीर बनी है। असल में इसके पीछे वो मेन स्विच बोर्ड है जिसको इसको मैंने इससे छुपाया है। तो ये हमारे कुछ मॉडल्स हैं जो यॉट के छोटे किश्तियों के। ये एक पिस्तौल रिवॉल्वर का मॉडल है। ये हमारे जहाज़ में जो ये घड़ी होती है
एक हमारे पास एनोरॉइड बैरोमीटर होता है जिससे मौसम का हाल, हवा का दबाव पता चलता है। ये वो जायरो जिससे हम जहाज़ चलाते हैं। ये वो सवीनियर हैं जो लोगों ने तोहफे में दिए कराची पोर्ट ट्रस्ट से मेरे रिटायरमेंट पे। ये मैं एक मॉडल लेकर आया था, ये घड़ी का और एनोरॉइड बैरोमीटर। ये पुराने ज़माने में होती थी सर, जब सब इसके लिए डिस्ट्रेस के लिए इसमें वो जो कारतूस की तरह डाल के फायर करते थे, ऊपर तक ये जाता था ऑरेंज कलर से। ये सारे मेरे वो हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलते रहे और काम करते रहे। ये एक जमा है मेरे पास, मुझे याद आती है बड़ी जगह चीज़ों की। और फिर इसका असर ये पड़ता है कि यहाँ जो लोग आते हैं पढ़ने के लिए या मेरे बच्चे जो हैं उनके लिए एक बड़ी मोटिवेशन होती है कि ये जमा हैं चीज़ें तो हमारी भी ऐसी होनी चाहिए। एक और मेरा शौक़ था सर ये मग ख़रीदने का और जमा करने का। तो मैं जहाँ पर भी गया हूँ मैंने एक मग ख़रीदा है और उसको मैंने ला के तकरीबन ये 110 के करीब मग है मेरे पास, मुख्तलिफ़ मुल्कों से, फ्रांस से, जर्मनी से, मलेशिया से, जापान से, हॉलैंड से। ये बहुत जगहों के मग हैं मेरे पास। और ये हमारा एक स्टेशन है जहाँ पर हम डिजिटल बुक्स हैं हमारे पास। और ये मेरे केपीटी का मोनोग्राम है जो मुझे तोहफे में मिला था। तो ये छोटा सा एक हमारा है इलाका जहाँ से मैं भी आके बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ कभी देख कर सर। तो जनाब हमने आपको विजिट करवाया पूरे सिंध इंस्टीट्यूट का और शकील अहमद खान साहब से आपकी जो है वो मुलाकात करवाई। आपने ये जाना कि इल्म क्या है, तालीम क्या है, और परवरिश के हवाले से, बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, इंस्टीट्यूट के हवाले से बहुत सारा कुछ हमें जानने को मिला। और सबसे बड़ी बात, हमने आपको शबिस्तान की सैर करवाई जो कि हमारे लिए किसी गनीमत से कम नहीं है। क्या बात जी। और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम निकाला, सब तशरीफ लेके आए और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे सर। आपका बहुत शुक्रिया। आप खलीफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार लग रहे हैं। और सर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नेक्स्ट इसी शो में ज़रूर तशरीफ लेके आएंगे सर, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जनाब, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की एपिसोड और मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छी बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।